फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर के हमारे 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11 के चैप्टर्स की ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, एंड वो फैक्टर्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? So here, temperature and pH. Enzyme are effective at a particular temperature and pH. That particular temperature and pH is known as optimum temperature and optimum pH respectively. And concentration of substrate also affects the activity of enzyme. So factors affecting enzyme activity are temperature, pH, change in substrate concentration. Substrate कितना है? ज्यादा तो सबस्ट्रेट होगा उतना ही ज्यादा आपका एंजाइम एक्टिविटी करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। क्या ऐसा है? ये देखेंगे किस तरह से एंजाइम इफेक्ट होता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट्स एक्टिविटी, या फिर एंजाइम के साथ कोई और सब्सटेंस बाइंड हो रहा है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है, या तो आपका इनहेंस कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है। सो हियर वन, temperature affects the activity of the enzyme. Second, pH also affects the. Next, amount of substrate, that is change in substrate concentration. कितना सबस्ट्रेट है, ज्यादा है कि कम है, वो आपका एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। साथ ही साथ एंजाइम से कुछ ऐसे सब्सटेंस बाइंड हो जाते हैं, सपोज एक आपका ये सब्सटेंस है, ये बाइंड हो गया है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेंस कर देगा, या फिर एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन तो नहीं करेगा, ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, एंजाइम काम ही नहीं करेगा। तो फोर्थ क्या है आपका? बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट्स इट एक्टिविटी। इनहिबिटर जिनको बोलते हैं, या फिर को फैक्टर भी होंगे जो इसकी एक्टिविटी को आपका रेगुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द फैक्टर टेम्परेचर एंड पीएच। सो हियर टेम्परेचर एंड पीएच कैसे अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को? सी हियर द ग्राफ ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विद पीएच एज वेल एज विद टेम्परेचर। सी, इस तरह से आपको बेल शेप का एक ग्राफ मिलता है, बेल शेप का। अब ग्राफ को कैसे देखते हैं? वर्टिकल एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी को शो किया गया है, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सबसे पहले हम पीएच टेम्परेचर को देखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर है और इस साइड आपका एंजाइम एक्टिविटी। तो जैसे जैसे ये आपका ऊपर की साइड जा रहा है, दैट मीन्स आपका नंबर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा, तो एंजाइम एक्टिव और ज्यादा हो रहा होगा। सिमिलरली इस ग्राफ में यहाँ पे जीरो एक्सिस होता है ना, एक्सिस पे जीरो, इस तरह से इधर बढ़ रहे होंगे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सपोज यहाँ पे पहले 0 टेम्परेचर था, फिर 5 डिग्री हुआ, फिर 10 डिग्री हुआ, फिर आपका 15 हुआ, देन 20 हुआ, 25 हुआ, इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आपका ये जो एंजाइम की एक्टिविटी थी वो मैक्सिमम हुई। इस जगह पे मैक्सिमम हुई, देखिए इस लाइन पे, लाइन से टच करिए, यहाँ पे इसके ऊपर क्या एंजाइम की एक्टिविटी जा रही है? नहीं जा रही है। तो यहाँ पे आपको बोलोगे P मैक्स, क्योंकि एंजाइम ने क्या करा, इस जो केमिकल रिएक्शन को ये प्रोसीड करवा रहा है उसकी स्पीड को सबसे ज्यादा कर दिया, तो ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, इसके बाद फर्दर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही तो होगी जब इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इस टेम्परेचर पे जिस पे आपका एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। इट इज अराउंड 35 डिग्री टू 45 डिग्री, जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आपका जो एक्टिविटी है वो आपकी मैक्सिमम होती है एंजाइम की। सिमिलरली पीएच के केस में भी है पर्टिकुलर पीएच। अब यहाँ पे पर्टिकुलर पीएच वेरी करता है, एक ही ग्राफ दिया गया है लेकिन हम यहाँ पे दूसरा पे ग्राफ बना के इसको डिस्क्राइब करेंगे। ग्राफ सी, ये आपका ग्राफ है। वर्टिकल एक्सिस पे क्या है आपका? एंजाइम की एक्टिविटी, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? पीएच है। पीएच का ग्रेडियंट हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो अब ये डिपेंड करता है किस टाइप का एंजाइम है। सपोज हम अगर बात करते हैं, स्टमक में एक एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में रोल प्ले करता है, इट इज पेप्सिन।
एंड स्टमक में HCl सिक्रीट होता है। HCl का जो pH होता है इट इज अराउंड 2.5 pH होगा। तो ये जो पेप्सिन है ये एसिडिक pH पे ही काम करेगा। अगर अल्कलाइन pH और नॉर्मल pH बन जाएगा तो ये पेप्सिन काम नहीं करेगा। एंड पेप्सिन इज अ एंजाइम। दिस एंजाइम्स प्लेज अ रोल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये आपका एंजाइम है, प्रोटीन के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा कि मैक्सिमम जो एक्टिविटी है 2.5 है ये। बेल इसका इस जगह आएगा, बेल शेप का स्ट्रक्चर। ठीक। सिमिलरली हम दूसरे प्रोटीन दूसरे एंजाइम की बात करते हैं। सपोज हम लोग बात करते हैं ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन भी आपका प्रोटीन के डाइजेशन में रोल प्ले करता है, बट इसको काम करने के लिए अल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स मोर देन 7 से ज्यादा होना, क्योंकि और ये अल्कलाइन पीएच कहाँ से मिलता है? बाइल जूस से, जो आपका ड्यूडनम में आता है, गॉल ब्लैडर से। तो ट्रिप्सिन को सिर्फ आप नाम याद रखिए, ट्रिप्सिन को आपको अल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, इज अराउंड 8। तो यहाँ पे इस तरह से इसको 8 के अराउंड आपका मैक्सिमम एक्टिविटी होगी ट्रिप्सिन की। ठीक। मैक्सिमम एक्टिविटी इस पीएच पे कर रही है। जो आपका पेप्सिन था वो आपका इस पीएच पे काम कर रहा है। तो सबका अपना अपना पीएच डिसाइडेड है। सिमिलरली अगर हम सलाइवरी एमाइलेज की एंजाइम की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच पे काम करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी करता है इस तरह से। तो आपका पीएच आपका डिफरेंट एंजाइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे काम करता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम लाइसोसोम ये सुसाइडल बैग भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये भी एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। सारे एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। एंड जो जितने भी एंजाइम है मोस्टली वो अराउंड 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अराउंड वो मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। इसको आप अगर एक एग्जाम्पल लेना चाहें इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज इस टाइम पे जो एनवायरमेंट है, अक्टूबर का मंथ है, मॉडरेट है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। आप अच्छे से काम कर लेते हो, कहीं पे भी वर्किंग एरिया में जा रहे हो काम कर रहे हो, स्कूल में भी पढ़ने जा रहे हो, कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो, आराम से काम कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप जून की बात करते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इतना आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हो। सिमिलरली बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, विंटर्स होते हैं, उसमें भी आप जनवरी के टाइम पे आप काम नहीं कर पाते हो। तो आप एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी मैक्सिमम एक्टिविटी से काम करोगे, मैक्सिमम एक्टिव रहोगे। सिमिलरली यही टेम्परेचर पे जो सेम आपका टेम्परेचर के केस में भी है कि एक एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है एक टेम्परेचर पे जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोल रहे हैं। और जिस पीएच पे वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, जिस पीएच पे सबसे ज्यादा काम करेगा, वो आपका उसका ऑप्टिमम पीएच हो गया। और पीएच आपका हर एंजाइम का अपना अलग अलग होता है। और देखिए जहां पे नीचे को ग्राफ है ये पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी जो है वो कम है दोनों ही साइड, ग्राफ के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी एक्टिविटी कम हो रही है। उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एक्टिविटी ज्यादा है। इसको हम क्या बोलेंगे? वी मैक्स। तो जो डिनोट करते हैं वी मैक्स से, क्योंकि इस एक्टिविटी पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा। फर्दर अगर आप टेम्परेचर पहले आपने क्या किया? सपोज यहाँ पे टेम्परेचर 0 था, फिर आपने धीरे 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 बढ़ाया, एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ गई। फिर आपने और ज्यादा बढ़ा दिया, 50 कर दिया, 60 कर दिया, अब एंजाइम बचा ही नहीं, वो तो डीनेचर होना स्टार्ट हो गया। एक्टिविटी फिर से रिएक्शन क्या हो गई? कम हो जाएगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक। सिमिलरली पीएच के केस में भी है, जो जिस पीएच पे काम करेगा उससे ज्यादा और कम करोगे तो वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा, उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। रीड कर लेते हैं कंटेंट को। Enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH. Narrow range फिक्स है, तभी तो ये आपका बेल शेप का ग्राफ आ रहा है। अगर पूरे रेंज पे होता तो आपका स्ट्रेट लाइन भी आ सकता था या फिर आपका हाइपरबोला भी आ सकता था, लेकिन इसी इतनी ही नैरो रेंज में ही काम करेगा ये जो रेंज आ रही है, मैक्सिमम एक्टिव है। नेक्स्ट, each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH. सबसे ज्यादा एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे ही होगी, उसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम। क्या होगा जब आपका कोई भी चीज अगर आप लो टेम्परेचर पर रखते हो तो वो प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे फ्रिज में भी हम लोग अपना सामान रखते हैं तो प्रिजर्व होता है ना, लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो काम कैसे करेगा वो? इन अ टेम्परली इनएक्टिव स्टेट, वो इनएक्टिव स्टेज में आ जाएगा। वेयर एज अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर बाय हीट। प्रोटीन को अगर आप हीट करते हो डीनेचर हो जाता है, उसका जो बॉन्ड है, स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसका नेचर ही चेंज हो गया। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है इट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। इसको पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिएगा। सपोज एक कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट, साइट पे आपका 50 ब्रिक्स है, 50 ब्रिक्स है, 1 सैक आपका सीमेंट है, 1 सैक सीमेंट है, एंड 1 सैक आपका जो मोरंग होती है सीमेंट में मिक्स करी जाती है, उसको क्या बोलेंगे, सैंड है, सैंड है। अब भाई कंस्ट्रक्शन साइट है तो कंस्ट्रक्शन का ही काम हो रहा होगा। यहाँ पे जो लेबर है, लेबर है वो अभी 15 है सपोज। अब लेबर आपके 15 है और जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मटेरियल है वो आपका इतना है। स्टार्टिंग में अब इसको कंपेयर किससे करना है, जो आपके लेबर है इसको कंपेयर करोगे आप एंजाइम से, एंजाइम से। और जो आपका सबस्ट्रेट है, जो प्रोडक्ट में चेंज होगा, सबस्ट्रेट क्या है, ये पूरा आपका ब्रिक्स, सैक, सीमेंट, एक 1 सैक सीमेंट एंड सैंड, ऑल इज सबस्ट्रेट। और ये एंजाइम हो गए। स्टार्टिंग में काम क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, क्योंकि काम कम है, मटेरियल कम है आपका, और एंजाइम तो बहुत ज्यादा है, 15 है यहाँ पे सपोज, काम हो रहा है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल को इंक्रीज कर दिया। सपोज जो मटेरियल इंक्रीज किया 50 ब्रिक के साथ, अब आपने फिर से 10 ब्रिक्स को इंक्रीज किया, फिर आपने फिर 10 ब्रिक को इंक्रीज किया। ऐसे आप सीमेंट के आप सैक को भी इंक्रीज करते जा रहे हो, 1 सैक, 2 सैक, सिमिलरली यहाँ पे सैंड को भी इंक्रीज कर रहे हो। तो एक टाइम आएगा कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट को, जो आपका मटेरियल है इसको इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका जो वर्क हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक टाइम बाद आपने दो दो ट्रक मंगा लिए, ब्रिक के, 2 ट्रक सीमेंट के, 2 ट्रक सैंड के, लेकिन लेबर तो इतनी ही है आपकी 15। काम तो जितना वो मैक्सिमम आप कर रहे थे उससे ज्यादा क्या कर पाएंगे, नहीं। अब उनका जो सेचुरेशन लेवल है वो आ जाएगा, वो उतनी ही स्पीड से काम करेंगे, फर्दर स्पीड में इंक्रीज नहीं होगा जब तक और एंजाइम नहीं आएंगे। और एंजाइम का मतलब क्या है, और लेबर नहीं आ जाते। अगर यहाँ पे अगर आपने क्या किया, 2 ट्रक्स हर एक मटेरियल को मंगा लिया, 2 ट्रक्स, लेकिन लेबर तो इतने ही है। सपोज आपका ये काम कब हो रहा था, जब आपके यहाँ पे 1000 आपके ब्रिक्स आ गए, आपके 10 आपकी सीमेंट की सैक आ गया, एंड 10 आपके सैंड सैंड के सैक आ गए। इतने ही इफिशिएंटली अब काम कर, उससे ज्यादा चाहे कितना भी मटेरियल दे दो, काम तो वो उतनी ही स्पीड से करेंगे जितनी स्पीड से आप कर रहे होंगे, क्योंकि भाई मैन पावर है यहाँ पे। अब स्पीड कब बढ़ेगी, जब ये एंजाइम फर्दर इंक्रीज कर जाएंगे, दैट मीन्स लेबर को और इंक्रीज कर दो, क्यों, कितना भी सामान ले आओ, काम जल्दी जल्दी होगा। स्टार्टिंग में आपका मटेरियल कम था, लेबर ज्यादा था, धीरे धीरे आपने मटेरियल को बढ़ाया तो काम भी बढ़ा। लेकिन एक टाइम बाद आपने मटेरियल इतना दे दिया कि उनकी एक्टिविटी आपकी एक लेवल पे आके रुक जाएगी, उसके बाद आप कितना भी मटेरियल ले आओ तो एक पार होगी उनकी काम करने की, अब उनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। सेम गोज विद द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो मैंने इतनी कहानी बताई है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के लिए ही बताई है। इस ग्राफ से देखिएगा, एक साइड पे आपका दिया गया है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को कौन इफेक्ट करता है, एंजाइम ही तो इफेक्ट करता है, एंजाइम। तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को ही तो इफेक्ट कर रहा है। और दूसरी साइड पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमेशा कैसे लिखते हैं, एस अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, इसको ये डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब इधर आपका सबस्ट्रेट है तो ये इधर की साइड सबस्ट्रेट बढ़ रहा होगा, और ऊपर की साइड जाते जाते आपका वेलोसिटी बढ़ रही होगी, नीचे की साइड आपकी वेलोसिटी कम होगी, इस साइड पे आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबस्ट्रेट बढ़ा, सबस्ट्रेट बढ़ा, सपोज 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये अमाउंट हमने ऐसे डिनोट कर दिया। 1 हुआ तो स्पीड और बढ़ गई, फिर 2 हुआ तो स्पीड और बढ़ गई, 3 हुआ तो और बढ़ गई, 4 हुआ तो और बढ़ गई स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड एक मिल गई यहाँ पे। अब इसके बाद सबस्ट्रेट देखिए, इस साइड को तो ग्राफ जा रहा है, सबस्ट्रेट आपका बढ़ रहा है, लेकिन क्या ग्राफ ये ऊपर को शिफ्ट हो रहा है, नहीं, स्पीड नहीं बढ़ रही है। सब जो स्पीड थी वो आपकी एक जगह कांस्टेंट हो गई। स्पीड अगर तब बढ़ेगी जब ये ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है, दैट मीन सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा लो अब स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ का मतलब है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे अगर हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, आपकी वेलोसिटी या एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। देखिएगा यहाँ पे था, सपोज हमने यहाँ पे कर दिया, सबस्ट्रेट जो यहाँ पे था आपका 2 आ गया, तो स्पीड यहाँ पे बढ़ गई, इसको जोड़ो,
ये मिला आपको। फिर आपने सबस्ट्रेट और बढ़ाया तो स्पीड और बढ़ गई, तभी तो ये लाइन यहाँ पे मिली इस जगह पे, दोनों को जोड़ दो। फिर आपने और बढ़ाया, फिर ये आपकी स्पीड और बढ़ गई यहाँ पे। अभी सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हो गए। सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, लेकिन फिर सबस्ट्रेट तो बढ़ रहा है, आगे देखिए आगे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या ऊपर को जा रहा है ग्राफ? नहीं, तो वेलोसिटी आपकी रुक गई। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अर्लियर जब स्टार्टिंग में हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, दैट मीन्स एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। बट एक टाइम के बाद एंजाइम की पावर तो उतनी ही है, सारे एंजाइम आपके सेचुरेट हो चुके हैं, वो आपका उसी स्पीड से काम करेंगे, फर्दर आपकी वेलोसिटी इसकी नहीं बढ़ेगी स्पीड एंजाइम की। रीड कर लेते हैं कंटेंट को। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस फर्स्ट, पहले वो वेलोसिटी स्पीड की रिएक्शन की बढ़ेगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गया, मैक्सिमम वेलोसिटी इस जगह पे मैक्सिमम वेलोसिटी। आफ्टर दैट विच इज नॉट एक्सीड फर्दर बाय एनी फर्दर राइजिंग, कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो, आप मटेरियल कितना भी लाके दे दो, रॉ मटेरियल पे काम करने वाले तो उतने ही हैं, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड जब इनकी इतनी है उतनी ही स्पीड से करेंगे। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट, एंजाइम मॉलिक्यूल कम है, काम करने वाले मॉलिक्यूल कम है और सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है। आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल, जब पूरी तरह से वो सेचुरेट हो गए, अब उससे ज्यादा काम ही नहीं कर सकते, देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब कोई भी लेबर, हमने लेबर से कंपेयर, कोई भी लेबर है ही नहीं कि अब और एक्स्ट्रा काम करें, अब वो काम कर रहे हैं अपनी स्पीड से, उससे फर्दर नहीं कर सकते, 10 हाथ नहीं कर सकते वो अपने। सिमिलरली एंजाइम के साथ भी है, अब पूरी तरह से एंजाइम जब सैचुरेट हो गया तो वो एक काम पूरा कर देगा, तभी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, फिर से उसको प्रोडक्ट में चाहिए, फिर जब पूरा कर देगा फिर सबस्ट्रेट से, फर्दर तुम कितना भी सबस्ट्रेट ला के रख दो वो उसी स्पीड से काम करेंगे। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। ये तो हमने देख लिया सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, लेकिन कुछ केमिकल्स के लिए एंजाइम सेंसिटिव होता है। कभी कभी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट को रिजेंबल कर रहे होते हैं, उसकी तरह होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भाई सबस्ट्रेट का किसी और स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत रिजेंबल करता भी है, तो एंजाइम उनसे बाइंड कर जाता है, वो परमानेंट बाइंडिंग हो गई। अब क्या हो गया, एंजाइम की एक्टिविटी को उन्होंने इनहिबिट कर दिया, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। We call them as inhibitor. Read कर लेते पॉइंट को। The activity of an enzyme is also sensitive to presence of specific chemicals. कुछ केमिकल्स की प्रेजेंस में एंजाइम सेंसिटिव होते हैं, that bind to the enzyme. When binding of the chemical shuts off the enzyme activity, वो केमिकल बाइंड कर गया, एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ हो गई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिशन हो गया एंजाइम की एक्टिविटी का, एंड केमिकल का नाम क्या हो गया, इनहिबिटर। इनहिबिटर। अब यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होते हैं। सी सपोज हियर इट इज एंजाइम, एंजाइम आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन में अभी पढ़ा था, प्रोटीन का बना हुआ है और 3D स्ट्रक्चर होगा इसका पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड्स का। अब इससे जो बाइंड होगा सबस्ट्रेट वो इसी शेप का है, ये सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, सबस्ट्रेट है, फिर इट इज एंजाइम। एक और मॉलिक्यूल है जो सबस्ट्रेट की तरह है, सपोज इस तरह, ठीक, ये इसको बाइंड नहीं होना एक्टिव साइट से, दिस इज एक्टिव साइट जहां से सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल अगर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। सपोज ये आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ, इस एंजाइम से एक्टिव साइट पे कौन बाइंड हो गया, दिस मॉलिक्यूल, दिस गेट्स बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब ये परमानेंट बाइंडिंग हो गई, तो एंजाइम ने क्या सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा, नहीं, क्या हो गई, एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई, ब्लॉक हो गई तो इनहिबिट हो गई, जिसको इनहिबिशन बोल रहे हैं, और इसका नाम क्या हो गया, इनहिबिटर। ये रिजेंबल कर रहा था ना, इतने स्ट्रक्चर से ये रिजेंबल कर रहा था, किससे, सबस्ट्रेट से, बाकी का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन वो बाइंड करके एक्टिव साइट से और इनहिबिट कर दिया एंजाइम की एक्टिविटी को, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनहिबिटर। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिव साइट से ही बाइंड कर रहा है एंजाइम का, एक्टिव साइट जहां से आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है उसी साइट से ही आपका ये इनहिबिटर बाइंड कर रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, सपोज ये आपका एंजाइम था, इसके दूसरी जगह पे कोई साइट है, हमने पीछे देखो इस तरह से बनाया हुआ है इसमें, देखिएगा ऐसा, सपोज ये आपका बैक साइड पे मैंने ऐसा कर दिया है। अब इस एक्टिव अदर देन द एक्टिव साइट से कोई मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, सपोज यहां से एक मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, ठीक,
इस मॉलिक्यूल की बाइंडिंग की वजह से जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इस बाइंडिंग की वजह से जो ये एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर था ये अल्टर हो गया। जैसे ये बाइंड किया ये एक्टिव साइट आपकी चेंज हो गई दूसरे स्ट्रक्चर में। ये और इससे पीछे की साइड क्या बाइंड है, यही स्ट्रक्चर। अब क्या ये जो सबस्ट्रेट था, इस सबस्ट्रेट जो आपका था वो कुछ ऐसा था इस तरह से, तो क्या ये बाइंड करेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ये आपका इनहिबिटर था, दिस इनहिबिटर बाइंड्स विद द साइड विच इज नॉट एन एक्टिव साइड। एक्टिव साइड से तो नहीं बाइंड हुआ, यहाँ पे बाइंड हुआ, अदर देन द एक्टिव साइड से बाइंड हुआ एंजाइम से। और एंजाइम की एक्टिव साइड से ना बाइंड होके दूसरी साइड से बाइंड होने के बाद इसने क्या किया, एक्टिव साइड के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया। अब जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो एक्चुअल जो सबस्ट्रेट था वो क्या एक्टिव साइड से बाइंड हो पाएगा? तो नहीं बाइंड हो पाया। यहाँ पे बाइंड कहाँ हो पाया? तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, क्योंकि ये जो इनहिबिटर था वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हुआ था, फिर भी इसने क्या किया, एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था। एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या था, वो कहाँ से बाइंड हुआ, एक्टिव साइट से ही बाइंड हुआ था। इसलिए हमने बोला कॉम्पिटिशन है इसके बीच में, इस सबस्ट्रेट के बीच में और इस इनहिबिटर के बीच में। लेकिन जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है क्योंकि ये दूसरी साइड पे बाइंड हो रहा है अदर देन द एक्टिव। Now let's read the content. Competitive inhibition. When the inhibitor closely resemble the substrate, resemble कर रहा था, substrate की तरह ही दिख रहा था, ये एंजाइम था, ये आपका सबस्ट्रेट है, सपोज ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और इसी की तरह ही एक्टिव साइट का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपका ये इनहिबिटर है। तो ये भी आपका इतना एक्टिव साइट पे यहाँ पे बाइंड होगा, ये भी सबस्ट्रेट का बाइंडिंग वाला पार्ट है और ये इनहिबिटर का है। बाइंड किसको ना, सबस्ट्रेट का। लेकिन सबस्ट्रेट का ये वाला पार्ट आपका जिस एक्टिव साइट से बाइंड होगा, इतना पार्ट और इनहिबिटर का इतना पार्ट दोनों रिजेंबल कर रहा था, तो कोई भी फिट हो गया। तो व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की तरह ही दिख रहा है इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ये भाई स्ट्रक्चर ऐसा बना होगा क्या, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होगा ना, जैसे लॉक एंड की का होता है। इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। अब भाई इनहिबिटर बाइंड हो गया है तो एक्टिविटी होगी ही नहीं एंजाइम की। इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एज दिस इनहिबिटर बाइंड्स विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट। क्योंकि इस इनहिबिटर की जो सिमिलैरिटी है वो किसके साथ है, सबस्ट्रेट के साथ है। द इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट। अब कंपटीशन चल रहा है, कौन बाइंड करेगा एंजाइम से, कौन बाइंड कर रहा है भाई, इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम दैट मींस एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन चल रहा है, किसके किसके बीच में, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के बीच में। कंसिक्वेंटली एज अ रिजल्ट क्या होगा, द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड। अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया। एज अ रिजल्ट एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। एंजाइम का एक्शन जो होगा डिक्लाइन हो जाएगा। इनहिबिशन ऑफ द सक्स। अब एग्जाम्पल ये आपको एज सच याद करना, यहाँ पे ये कहाँ पे होता है ये सब कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ आप डायरेक्टली टू द पॉइंट ये एंजाइम ये जो एग्जाम्पल है वो याद कर लीजिए। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये आपका एक एंजाइम है, सक्सिनिक एज लगाए ना तो इट इज एन एंजाइम। बाय मेलोनेट। मेलोनेट आपका इनहिबिटर हो गया विद विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से बाइंड किसको करना था, सक्सिनेट को। लेकिन सक्सिनेट का स्ट्रक्चर किसके साथ मैच होता है, मेलोनेट के साथ। बाइंड कौन कर गया, मेलोनेट इससे। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज काम नहीं करेगा, इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए ये काम आते हैं, जो आपके बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं एंजाइम की। सी हम लोगों ने एंजाइम्स को यहाँ पे 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है और ये सीक्वेंस आपका फिक्स है, प्रॉपर यही सीक्वेंस। 1 पे आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रांसफरेजेस आपके एंजाइम्स हैं, अभी स्टडी करेंगे, वो 2nd नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस एंजाइम है वो 3rd नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइजेस हैं वो 4th नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइसोमेरेजेस हैं वो 5th नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइगेसेस हैं आपके 6th नंबर को। अब इनमें फर्दर आपके ग्रुप्स होते हैं अंदर की साइड, फर्दर आपकी इसकी कैटेगरीज होंगी 1 2 3 4। सेम ट्रांसफरेजेस की होंगी 1 2 3 4 5।
सिमिलरली आपका सब क्लासेस होंगी। तो कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं। तो एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, अभी देखा हम लोगों ने, विद इन 4 to 13 सब क्लासेस। हर क्लास की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज की, इसकी एक क्लास पहले नंबर वाली, इसके अंदर फिर से फर्दर डिवीजन होगा, 4 से 13 तक सब क्लास हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है किस टाइप का आपका एंजाइम है। नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर, इसको कोड लैंग्वेज में लिखते हैं। कैसे? सी, इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया हेक्सोकाइनेज का। हेक्सोकाइनेज आपका एक आइसोमेरेज है, नहीं, आइसोमेरेज नॉट एन आइसोमेरेज, इट इज एन सेकेंड नंबर इज ट्रांसफरेज। ठीक है, ट्रांसफरेज है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? सबसे पहले हम लोगों ने इसको लिखा ई सी। ई सी मतलब एंजाइम कोड, मतलब एंजाइम कोड। इसके बाद नंबरिंग कर दी गई 2.7.1.1। 2 नंबर पे क्या है? सी। 2 नंबर पे ट्रांसफरेजेस है, तो ये आपका 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसफरेजेस को। अब ट्रांसफरेजेस अभी हम लोग स्टडी करेंगे। हेयर ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स टेक्स प्लेस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। जो आपके दो कोई भी सबस्ट्रेट होंगे उसमें ग्रुप्स का ट्रांसफर हो रहा है। जो आपका OH ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कोई भी ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट। अब भाई कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके बेसिस पे इसकी फर्दर सब क्लासेस होंगी, तो उसको अभी क्लासेस डिवाइडेड है, तो 4 नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंजाइम को। बस आपको इतना याद रखना है। सबसे पहले हम लोग ईसी लिखते हैं, ईसी मतलब होता है एंजाइम कोड। आपका जो नंबरिंग है, हर एक टाइप के एंजाइम की नंबरिंग दे रखी गई। 6 क्लासेस है, 6 क्लासेस को फर्दर 4 से 13 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसके बेसिस पे नंबरिंग देते जाते हैं और आपकी एंजाइम कोड वाली बुक आती है। जैसे अगर ये लिखा है 27.1.1, आप सेकंड नंबर पे जाओगे, सेकंड नंबर आपका क्या है? ट्रांसफरेजेस है। ट्रांसफरेजेस के सेवंथ कैटेगरी पे जाओगे, सेवंथ कैटेगरी ये फर्स्ट कैटेगरी एंड फर्स्ट कैटेगरी की फर्स्ट कैटेगरी, इस तरह से है। तो 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम लोग ने 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, वो आपके एंजाइम जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली रिएक्शंस को प्रोसीड कराते हैं। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन ऑब्वियस है, हो ही रहा होगा, उनको हम लोग डिहाइड्रोजनेसिस भी बोलते हैं। सिमिलरली ट्रांसफरेजेस, ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है ड्यू टू द एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। लाइएजेस, वहां पे भी ब्रेक डाउन तो हो रहा है, लेकिन विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ब्रेक डाउन हो रहा है एक बॉन्ड का, लेकिन वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन नहीं हो रहा है। आइसोमेरेजेस, आइसोमर्स क्या होते हैं? केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरली वो डिफर होते हैं, तो आइसोमेरिज्म वाली रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स, तो वहां पे आइसोमेरेज काम करते हैं जो सिर्फ आपका स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस। लाइगेसेस क्या होता है? जो जोड़ते हैं किसी दो कंपाउंड को, लाइगेट करते हैं। तो आपकी ये 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की। वन बाय वन हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे है ऑक्सीडो रिडक्टेज। सपोज आपका एक सबस्ट्रेट है ए, दूसरा है बी। अब ये आपका जो सबस्ट्रेट है ये ऑक्सीडाइज्ड है इस टाइम पे, ये आपका रिड्यूस्ड है। अब एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। एंजाइम कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन वाली और रिडक्शन वाली रिएक्शन करा रहा है। फर्दर से जो प्रोडक्ट बना, अब ए से आपका जो प्रोडक्ट बना वो आपका बना पी। सपोज ये आपका रिड्यूस्ड हो गया, जो ए आपका कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडाइज था वो आपका रिड्यूस हो गया, पी बन गया। एंड जो बी था वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया, वो क्यू बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एस से रिड्यूस्ड फॉर्म को, एस डैश से सपोज ऑक्सीडाइज फॉर्म को। तो अब एस आपकी जो रिड्यूस थी वो ऑक्सीडाइज हो गई, एंड एस डैश, यहाँ पे डैश नहीं लिखा है, वो आपकी जो ऑक्सीडाइज थी वो आपकी रिड्यूस्ड हो गई। क्योंकि एक आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये कंपल्सरी है कि एक अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे वाले का रिडक्शन हो ही रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफरेज, तो समझिएगा। ट्रांसफरेज में ग्रुप का ट्रांसफर होगा। सपोज मेरे पास एक सबस्ट्रेट है ए, इसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, दूसरा है सबस्ट्रेट बी। अब एंजाइम है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज मैंने टी से डिनोट कर दिया, सपोज ऐसा करते नहीं, इसे करते हैं ट्रांसफरेज है, क्योंकि अब जो OH ग्रुप है ए से ट्रांसफर होके वो किस पे चला गया? बी पे। ये प्रोडक्ट हो गया आपके, ट्रांसफर कर दिया ग्रुप को। तो ये ऐसे एंजाइम्स को हम लोग ट्रांसफरेसेस बोलते हैं। इंटरचेंज भी हो सकता है, सपोज बी के पास भी कोई ग्रुप था COOH,
वो आपका ए के पास चला गया, तो किस टाइप का ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, तो इसकी बेसिस पे आपके फर्दर कैटेगराइज किया गया था, सब क्लासिफाई किया है ट्रांसफरेजेस। रीड दिस। एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट के पेयर में, दिस इज नोन एज ट्रांसफरेज। नाउ द नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसको समझते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड सबको पता है, अमीनो एसिड के बीच में होता है NH2 कार्बन CO, यहाँ पे O, here O, here नेक्स्ट NH, इधर बाकी के पर इधर भी CO होगा, इधर H था, ये अमीनो एसिड, ये R ग्रुप, ये आपका 2 अमीनो एसिड मैंने बनाए, ये H ग्रुप, ये R ग्रुप, इतना पूरा आपका क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड, ये पूरा इसके बीच में। अब यहाँ पे मैंने फिर से वाटर ऐड कर दिया, H2O को वाटर ऐड किया, तो ये फिर यहाँ पे क्या हो गया, पूरा NH2 R H, और इधर COOH कंप्लीट हो गया, इधर क्या चला गया, इधर OH आ गया पूरा पूरा, और इधर NH3 प्लस CRH, तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका टूट गया, हाइड्रोलिसिस हो गया बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन की वजह से हाइड्रोलिसिस हो रही है, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट जो कैटेगरी है लाइगेसेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ग्रुप तो हो रहा है, सबस्ट्रेट से रिमूव तो हो रहा है, लेकिन अदर देन द हाइड्रोलिसिस वाटर का एडिशन नहीं हो रहा है। क्लीविंग द डबल बॉन्ड, आपके डबल बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन वहां पे एडिशन नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल का, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, वाटर की वजह से आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। नेक्स्ट जो आपका क्लास है 5th नंबर पे आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस कौन से होते हैं, जो आइसोमेरेस वाली रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, केमिकल का जो स्ट्रक्चर, केमिकल जो फॉर्मूला है वो आपका सेम रहता है, लेकिन हाँ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आपका स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का चेंज हो जाता है। ठीक, ये नंबर इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये नंबर इनके साथ फिक्स है। 5th नंबर पे आइसोमेरेज होगा, तो जब हम लोग एंजाइम कोड लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो अगर 5th लिखा EC 5th, इसका मतलब वो एंजाइम कौन सा है, आइसोमेरेज है। फर्दर जो नंबर लिखे होंगे इसके अंदर सब क्लासेस को डिनोट कर रहे होंगे। लाइगेसेस क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, लाइगेट करने का। तो एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ द टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड को जोड़ रहे हैं वो एंजाइम, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइगेसेस। एन एंजाइम विद कैटलाइज ज्वाइनिंग ऑफ COCS का, जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना था वहां पे वाटर बॉन्ड रिमूव हुआ था ना, अभी हमने तोड़ने के लिए पढ़ा था हाइड्रोलिसिस को। अब भाई जब बन रहा था तो जोड़ने के लिए भी तो होंगे कोई ना कोई एंजाइम, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइगेस, लाइगेट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर कोफैक्टर्स। सी, जो आपके एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जो आपके एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर में ही काम करते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी दूसरे कंपाउंड्स भी अफेक्ट करते हैं। तो प्रोटीन नेशियस पार्ट के साथ अदर पार्ट भी अटैच्ड होता है, अदर पार्ट। अब जो प्रोटीन वाला पार्ट है एंजाइम का, जो प्रोटीनेशियस पार्ट है एंजाइम का, दिस पार्ट इज नोन एज एपोजाइम, एपोजाइम। और जो अदर पार्ट है वो आपका जो होता है उसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं, कोफैक्टर। ये आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है। ठीक, तो एंजाइम आपका प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन प्रोटीन के साथ अदर पार्ट भी, अदर कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है, तब एंजाइम आपका फंक्शनल हो रहा है सपोज, तो अदर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, और जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको एपोजाइम बोलते हैं। कोफैक्टर में आपका 3 टाइप के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अगर वो पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोटीन के साथ परमानेंटली अटैच्ड है देन इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक, परमानेंट अटैच्ड। एंड वो कोफैक्टर जब आपका एंजाइम काम कर रहा है तब तक तो वो एंजाइम के साथ अटैच्ड है, जैसे ही एंजाइम का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, एंजाइम काम करना बंद हो जाएगा, वो कोफैक्टर एंजाइम से डिटैच हो जाएगा। जब आपका काम करेगा तब वो उसको अटैच कर दिया, बाकी डिटैच कर दिया, देन वी कॉल्ड इट एज कोएंजाइम। एंड जब आयंस अटैच्ड होंगे, मिनरल्स अटैच्ड होंगे, देन उसको हम लोग आयंस बोलेंगे, मिनरल्स आयंस। ठीक,
रीड कर लेते हैं, मेटल्स आयंस लिखा था। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन के बने हुए हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज पॉलीपेप्टाइड चेन। 3D स्ट्रक्चर में आ जाएगा प्रोटीन। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, इसका मतलब कि जिसमें नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर किसको बोल रहे हैं, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, नॉन प्रोटीनेशियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन। एंड प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। देखिएगा, एपो एंजाइम प्रोटीन वाले पार्ट को। एंजाइम, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन वाला पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट भी होता है। नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग कोफैक्टर बोल रहे हैं और जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको एपोएंजाइम बोल रहे हैं। कोफैक्टर आपके 3 तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। जब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली आपके एंजाइम से बाइंड है, प्रोटीन वाले पार्ट से बाइंड है, इससे एपो एंजाइम से परमानेंटली बाइंड है, देन वी कॉल्ड इट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको फैक्टर को। जब आपका एंजाइम काम कर रहे हैं तभी वो कोफैक्टर बाइंड है, जब उसके काम रुक गया, फंक्शनिंग स्टॉप हो गई, तो वो फैक्टर जो आपका नॉन प्रोटीन वाला पार्ट था वो रिमूव हो गया, देन इन दैट केस वी कॉल्ड देम एज को एंजाइम, एंजाइम का साथी। को मतलब होता है ना साथी, तो एंजाइम का साथी हो गया, एंजाइम के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि हाँ चलो हेल्प कर देते, और अगर काम रुक गया तो साथी भी अलग हो गया। एंड जब मेटल आयंस होंगे तो आपके को फैक्टर्स को हम लोग मेटल आयंस बोल देंगे। सी हियर, prosthetic group. Prosthetic group are organic compounds and are distinguished from other cofactors as they are tightly bound and permanently bind होते हैं एपोएंजाइम। एपोएंजाइम प्रोटीन वाला पार्ट ऑफ द एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल एज सच आपको याद रखना है, peroxidase and catalase, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme is the prosthetic group, इसमें heme आपका prosthetic and it is a part of the active site of the enzyme. हीम आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, परमानेंटली बाइंड रहता है, डिटैच नहीं होता है कभी भी प्रोटीन वाले पार्ट से, अदर देन द प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर क्या है, जो प्रोटीनेशियस पार्ट नहीं है एंजाइम का, प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग एपोएंजाइम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट कोएंजाइम में जो आपका है कोफैक्टर है, कोएंजाइम है। कोएंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी है, प्रोटीन नहीं है लेकिन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम, एपोएंजाइम मतलब एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट, इज ओनली ट्रांजिएंट, परमानेंट नहीं, कुछ टाइम पीरियड के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटलिस्ट। जब तक आपका वो रिएक्शन को कैटेलाइज करा रहा है एंजाइम, तभी ये कोएंजाइम अटैच्ड है एंजाइम के, अदरवाइज फर्दर काम हो गया, वो आपका रिमूव हो गया। तो कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स आर विटामिन्स आपके हैं coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide NAD and NADP contain the vitamin niacin, इसमें आपका विटामिन नियासिन है, काम करता है द कोफैक्टर कोएंजाइम। नेक्स्ट लास्ट मेटल आयंस। जब मेटल आयंस के फॉर्म में होते हैं तो मेटल आयन, अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट। भाई एक्टिव साइट है, सपोज ये एक्टिव साइड है, यहाँ से आपका मेटल आयन अटैच हो गया साइड चेन से, ये आपका मेटल आयन है, ठीक है। अब भाई इसमें साइड में फर्दर चेंज आ गया, अब सबस्ट्रेट और ज्यादा अच्छे से बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट और ये मेटल आयन। एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड कर लिया। जिंक इज द कोफैक्टर, जिंक आपका एक मेटल आयन है। फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम, कौन सा एंजाइम था प्रोटीन वाला, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रोटियोलिटिक क्यों बोला, क्योंकि प्रोटीन का बना प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटियोलिटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक, पेप्टाइडेज, पेप्टाइड बॉन्ड को कार्बोक्सिल पोजीशन से। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड। अगर कोफैक्टर को, चाहे वो आपका कोएंजाइम हो या मेटल आयन हो या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप, हमने एनी हाउ रिमूव कर दिया, तो जो एंजाइम एपो एंजाइम की एक्टिविटी है वो एज सच काम नहीं कर पाएगा जब तक कि कोफैक्टर अटैच नहीं होगा। सो हियर कैटालिटिक, एक सेकेंड, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड, वेदर प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम अगर एनी हाउ रिमूव कर दें या फिर हम लोग कोएंजाइम को रिमूव कर दें मेटल आयन को, द एंजाइम विच
testifies that they play a crucial role in catalytic activity of the enzyme. रिमूव हो जाएगा, अगर रिमूव कर देंगे तो आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी लॉस्ट हो जाएगी उस एंजाइम की. दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स.